आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कई सवालों के आंसर्स देगा। अगर मैं बोल रही हूँ इवोल्यूशन, तो उसकी स्टडी करना पड़ेगा और वो स्टडी करने के पीछे एक साइंस होता है कि क्यों ही करना है। तो बेसिकली ना हम इंसान लोग हैं और हम लोगों को ना बहुत पसंद आता है कि हमें अपने आजू बाजू वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, हमको सबके बारे में जानना है भाई, सबके बारे में। उसी चक्कर में आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पता नहीं कितने फलाने ढिकाने टॉपिक्स आ गए कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व किया। तो तुम अगर देखोगे ना तो ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस से प्रेजेंट डे ह्यूमन के बीच का एक पूरा मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट दिया है। तो ये देखो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कई सवालों के आंसर्स देगा। जैसे, क्या हम सच में बंदरों से इवॉल्व हुए हैं? क्या सच में प्रोटोप्लाज्म से बंदर बना, बंदर से हम बने? और अगर चलो ये हो भी गया तो सारे बंदर क्यों नहीं इंसान बन गए? मतलब क्या फंडा है? एग्जैक्टली एविडेंसेस सच थे या ये सब एक मिथ है? तो ये चैप्टर के थ्रू आपको मिथ और फैक्ट के बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर कॉल्ड एज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो कि बोर्ड्स में आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब ये चैप्टर में हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके और जितना डिटेल्ड फॉर्मेट में हो सके हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो ख़त्म होते होते आपके सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाए और आपके सारे कंसेप्ट्स तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये पूरा वीडियो 1 गो में देखो। कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालो और मुझसे पूछो, मैं इमीडिएटली उसी टाइम आपका रिप्लाई करूँगी। तो अब शुरू करें अपना सेशन। चलो, एक छोटा सा से बायो लोगों के लिए क्यों बोलूँ मैं, मेरे पीसीएम वाले भी तो अपने ही बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक फ़ायदे का बात बता देती हूँ। तो आप लोगों के लिए एकलव्य सीरीज़ जो है वो आ चुका है। एकलव्य सीरीज़ क्या है? ये एक टेस्ट सीरीज़ है। जैसे एकलव्य ने अपने गुरु के सामने, सिर्फ उनकी प्रतिमा के सामने अपने आप को रख के इतना बड़ा धनुर्धर बने कि लिटरली अर्जुन के सामने उनको अपना अंगूठा कटवाना पड़ा, नहीं तो वो जीत जाते। तो अब हम इस सीरीज़ के थ्रू, इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ऐसा खुद को प्रिपेयर करेंगे कि जेई के फर्स्ट फेज़ में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम एकदम निश्चिंत हो जाए। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एज वेदन्स हमें यही चाहिए कि कम से कम प्राइस में मैक्सिमम बच्चे पढ़ सकें। सो 999 में ये पूरे के पूरे आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो आ जाएगा। इसमें पार्ट सिलेबस, फिर फुल टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होगी। साथ में आपको एक आइडिया मिलेगा कि टेस्ट सीरीज़ एग्जैक्टली होती कैसी और एक मॉक इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट होगा। तो मेक श्योर अगर गलती से आप यहाँ पे आ चुके हो या पीसीएमबी वाले हो, जेई देने वाले हो, साथ में विथ नीट एंड सीईटी बायो वाला, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट सीरीज़ है, बहुत टाइम के बाद ये बनाया गया है। ठीक है, तो चलो, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं यार कि है क्या इसमें। तो ना हम लोगों ने लिखा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो उसमें सबसे पहला भाई इवोल्यूशन है क्या वो देख लेते हैं। तो पहली बात, अगर मैं बोल रही हूँ इवोल्यूशन, तो उसकी स्टडी करना पड़ेगा और वो स्टडी करने के पीछे एक साइंस होता है कि क्यों ही करना है। तो बेसिकली ना हम इंसान लोग हैं और हम लोगों को ना बहुत पसंद आता है कि हमें अपने आजू बाजू वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, हमको सबके बारे में जानना है भाई, सबके बारे में। उसी चक्कर में आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पता नहीं कितने फलाने ढिकाने टॉपिक्स आ गए। वैसे से ही एक इवोल्यूशन भी टॉपिक है। इसके अंदर हमको ये पता कर रहा है कि हमें कहा गया कि भैया तुम आए हो प्रोटोप्लाज्म से, एक इनऑर्गेनिक मैटर के बाद ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होके तुम यहाँ तक आए हो। हम कैसा माने? हम साइंस वाले बंदे, हम राधा मैम के स्टूडेंट्स, हम नहीं मानेंगे। तो तुम लोगों के लिए ये चैप्टर बनाया है। तो देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या एग्जैक्टली? तो इट इज़ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एग्जैक्टली कौन से मैनर में अपने अर्थ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट किया है, कौन से तरीके से लाइफ फॉर्म इवॉल्व होके आया है, ये उसकी स्टोरी है। ये चैप्टर सिर्फ एक थियरी चैप्टर नहीं, ये स्टोरी है तुम्हारी, ये स्टोरी है मेरी। ठीक है, अब इवोल्यूशन होता क्या है? तो इवोल्यूशन जो है ना वो अनफोल्डिंग होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैंने गिफ्ट दे दिया,
उसको रैप कर दिया गिफ्ट पेपर के अंदर, तो तुम उसको अनफोल्ड करते हो। इवोल्यूशन भी कुछ वैसा ही है, इट इज़ अनफोल्डिंग या अनरोलिंग। अब क्या है, तो देखो जितने चेंजेस हैं ना आपके फ्लोरा फोना में, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर में ग्रेजुअली होते गए हैं, ये सब हम इवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। अब फ्लोरा है क्या, मतलब प्लांट्स। अब प्लांट्स भी तो इवोल्यूशन में होते आ रहे हैं ना, उनमें भी तो चेंजेस आ रहे थे। ये भेदभाव नहीं करता है नेचर अपनी तरह की ह्यूमन सुपीरियर, वो प्लांट्स को भी उतना ही सुपीरियर मानता है। ठीक है, अब रही बात आपके फौना की, तो एनिमल्स की बात हुई है, यानी कि एनिमल्स भी कहाँ से कहाँ तक बने, वो पूरा टाइमलाइन जो है ना इवोल्यूशन कवर करता है। समझा यहाँ तक? अब देखो, दीज चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब तुमको खुद को पता है, अगर हम चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट ना करें तो हम लोग पेरिश हो जाएंगे यार। अब तुम एक बात बताओ, कोविड का जो टाइम था, उस टाइम पे अगर टीचिंग का जो तरीका था वो ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होता, तो आप लोग तो ऑफलाइन जा ही नहीं रहे थे, तो उस टाइम पे आप कैसे सरवाइव करते हैं? अगर उस टाइम पे ऑनलाइन का कुछ होता ही नहीं और 1-1.5 साल मतलब पूरा बंद हो चुका होता आपका स्टडी का जो पूरा रिचुअल है, ट्रस्ट मी, आज मैं जो भी बोल रही हूँ आपके लिए सब अब्बा डब्बा जब्बा जाता, ट्रस्ट मी। बट वो चीज़ ब्रेक नहीं हुई, हमने चेंजेस को अडेप्ट किया, आपने अडेप्ट किया, आपके टीचर्स ने अडेप्ट किया, इस वजह से आज तुम यहाँ पे पहुँचे हो कि तुम इस वीडियो के थ्रू रिवीजन कर रहे हो। तुम सिर्फ ट्राई नहीं कर रहे हो कि यार समझ लेता हूँ शायद समझ जाएगा। तो चेंजेस जो होते हैं ना, ये हमारे दुनिया का एक दस्तूर है जो हमें करना ही पड़ता है। इवोल्यूशन भी एक चेंज है जो कि ग्रेजुअली होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ऐसा नहीं है कि आज इवोल्यूशन का पहला चेंज हुआ और इमिजिएटली कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा साल लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी फैक्टर्स इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तब जाके इवोल्यूशन होता है भैया। इजी नहीं है ये, जितना इजी लगता है ये टॉपिक, ये उतना ही अपने आप में एकदम से गुंथा हुआ टॉपिक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ था, मतलब जहाँ जिस चीज़ को हम यूनिवर्स बोल रहे हैं वो ही कहाँ से आया, कैसे बन गया भाई अर्थ, कैसे हम इस पर्टिकुलर स्पेस को बोल रहे हैं ये हमारा स्पेस है और बाकी स्पेस को हम ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों इसी को हम अपना कहते हैं और दूसरे स्पेस को हम लोग कहते हैं शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो हम वो देखेंगे, जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करती जाऊंगी, मेक श्योर आप भी अपने बुक में वो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले आया था बिग बैंग थियरी। इस थियरी में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि बेसिकली यूनिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ था। ये सब प्रेडिक्शन है, जब मैं बोलती हूँ ना थियरी, तो ये सब प्रेडिक्शन है कि ऐसा हुआ था, क्योंकि उस समय ना तुम थे ना मैं थे, बस कुछ प्रूफ्स के वजह से हम कहते हैं कि हाँ यार ये तो हुआ होगा। अब ओरिजिन जो है यूनिवर्स का, ये स्टार्ट हुआ था 20 बिलियन ईयर्स अगो। कब स्टार्ट हुआ था? तो 20 बिलियन ईयर्स अगो, एमसीक्यू में आ चुका है, इसलिए हाईलाइट किया, आपकी बुक में भी हाईलाइट हो जाना चाहिए। उस समय से जो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ, एकदम इजी प्रोसीजर नहीं था कि आज ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ, कंप्लीटली सोलार सिस्टम बन गया, सन आ गया, बीच में लोग चक्करे मार रहे हैं, हम अंदर पैदा हो गए, नहीं। ये बिग बैंग थियरी जो है ना, खुद में एक तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो तुम्हारा दिमाग हिला सकता है। तुम लोगों ने मूवी और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी इसके ऊपर, ठीक है? तो अब देखो, ये यूनिवर्स था, यूनिवर्स से गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के बाद सोलार सिस्टम बना, फिर अर्थ बना, ये हायरार्की थी, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या बनी? यूनिवर्स बनी, फिर उसके अंदर में गैलेक्सीज प्रेजेंट हुआ, फिर सोलार सिस्टम, अपना सोलार सिस्टम, और फिर अपना अर्थ आया, जो कि एक इकलौता प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ है, क्योंकि वैसा कंडीशंस जनरेट हुआ। अगर कंडीशंस ही जनरेट नहीं होता भैया तो हम तो सर्वाइव ही नहीं करते। वही छोटे मोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं अभी, वो भी नहीं होते अगर कंडीशंस ही क्रिएट नहीं होता। तो अब देखो, ये जब गैलेक्सीज था ना, गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना स्टार है, इसके अंदर क्लाउड्स है, इसके अंदर गैस है और इसके अंदर डस्ट है, बस इसी के थ्रू गैलेक्सी बना था। कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था, कोई हायरार्की नहीं था, बस ये चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ पे। फिर आप अर्थ का बात करो तो ये जो है ना, ये एक छोटा सा कह सकते हो डॉट है यूनिवर्स में। हमें भले अर्थ बहुत बड़ा डील लगता है कि ओ माय गॉड अर्थ, प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ, बट अगर तुम यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा डॉट है अपना अर्थ, जो शायद ऊपर से दिख के भी ना आए ढंग से अगर हम यूनिवर्स के ऊपर जाए। सो इट इज़ जस्ट अ स्पेक इन द यूनिवर्स, एक छोटा सा डॉट है
पूरे यूनिवर्स को अगर तुम कंपेयर करो, ठीक है। नाउ सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन द स्पेस। अब ये क्या थियरी है ना बिग बैंग का, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बन रही थी और अचानक एक बहुत बड़ा कोलिजन हुआ, और जब कोलिजन हुआ सारे पार्टिकल्स इधर उधर आ गए। अब वो पार्टिकल जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक साथ बने, और उसके वजह से नए नए प्लैनेट, स्टार्स, ये सब बनना स्टार्ट हुआ। और फिर उसके अंदर इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट था जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत राइज किया। इतना हाई टेम्परेचर है, अब जैसे तुम लोगों ने गर्मी के टाइम पे अपनी हालत देखी थी, कितना गर्मी था। अब वो इतने गर्मी की वजह से इतनी बारिश हो रही है कि तंग हो गए भैया, बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। वैसे ही जब इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, बताओ कितनी बारिश हुई, 60,000 साल तक कंटिन्यूसली बारिश ही होती रही। अब वो बारिश की वजह से पिट्स जो थे ना वो भरने लगे। अब वो पिट्स भर गए, और वही पिट्स को आज तुम देखते हो जिसको तुम समुद्र, नदी ये सब कहते हो, तुम्हारे वाटर रिजर्वायर्स कहते हो। अब जहाँ पानी, जहाँ जल, वहाँ जीवन। जैसे ही जल आया वहीं पे जीवन आना शुरू हो गया, और वहाँ से अपना फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ। जैसे अगर तुम सपोज कहीं गए हो, गांव वगैरह में गए हो, और तुमने घर में हांडे में पानी रखा है, तो तुम्हें अगर 4-5 दिन के बाद उसको उठाओगे ना, एक फिशी स्मेल आता है उसमें से। क्यों? क्योंकि लाइफ ओरिजिनेट हो रही है यार उसके अंदर। वो फिशी स्मेल क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म है उधर। वैसे ही अपने साथ भी हुआ। तो ये बिग बैंग थियरी का कॉन्सेप्ट था, और आगे आगे क्या क्या है ना, अलग अलग थियरीज आएंगी, सब अपना अपना ज्ञान देंगे। उसमें से एक आधा एक ऐसा फैक्ट मिलेगा जो कि सारे मिथ को इरेडिकेट कर देगा। पूरा स्टोरी टाइमलाइन के साथ चलो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो थे ना ये अनइमेजिनेबल थे फिजिकल टर्म्स में। मतलब हमको पता ही नहीं था कितने स्टार्स है, क्या साइज है उसका, हमको कुछ नहीं पता था जब बिग बैंग थियरी का बात चल रहा था। अब यूनिवर्स जो था वो एक्सपांड हुआ, फिर यूनिवर्स एक्सप्लोड हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से वो जो उसके रेसिड्यूज थे साथ आए और प्लैनेट्स फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। फिर इतना हाई टेम्परेचर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वाटर रिजर्वॉयर्स बनना, उसकी वजह से लाइफ का एग्जिस्टेंस आना। दिस वॉज ऑल अबाउट योर बिग बैंग थियरी। अगर तुम जिस्ट चाहो बिग बैंग थियरी का तो ये वही है। और अगर डॉक्यूमेंट्री देखना है तो डिस्कवरी पे जाके देखो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन लोगों ने एनिमेटेड वे में दिखाया है, ठीक है। अब यूनिवर्स जो है ना वो उसके अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज है। हमारा एक गैलेक्सी है, उसके अंदर और गैलेक्सीज है, तो वी आर नॉट दैट स्पेशल कि भाई हम ही हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हीलियम और हाइड्रोजन जो था ना वो कुछ टाइम के बाद बना। अब जब हीलियम और हाइड्रोजन बन रहा है यानी कि अब फाइनली एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं अपने। जब एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनता है तब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ यूनिवर्स नहीं था भैया, वहाँ पे गैलेक्सी आके स्पेस बन के ये कंपाउंड्स बनने लगे यार, बारिश होने लगी। तो ये सब स्टार्ट किया था बिग बैंग थियरी के थ्रू। तुम जब भी इवोल्यूशन पढ़ोगे ना बिग बैंग थियरी सबसे पहला आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, साथ बने रहो, तुमको बहुत मजा आएगा चैप्टर में। अब देखो अर्थ का ओरिजिन कैसा हुआ था, शुरू कैसे हुआ था अर्थ। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे प्यारे पृथ्वी का जर्नी जो था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब लाइफ कब आई, भले वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो चालू हुआ था, लेकिन अपना जो जिंदगी था, जो जिंदा चीज़ें थी, वो शुरू हुई 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये टाइम स्टैम्प याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो 500 मिलियन साल पहले पहला लाइफ एग्जिस्ट हुआ था। अब वो नॉन सेल्यूलर जो पहला था वो नॉन सेल्यूलर था, यानी कि उसके पास सेल नहीं था। सेल नहीं था तो कहाँ से न्यूक्लियस होगा, कहाँ से कुछ और कर पाएगा वो, है ना, कुछ नहीं है उसके अंदर। नॉन सेल्यूलर असेल्यूलर है वो। तो वो कब हुआ था, तो 3 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 500 साल के बाद भी 3 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगा उसको एक नॉन सेल्यूलर फॉर्म में आने के लिए। तब तक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही थे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। मतलब तुम समझ लो कितना टाइम लगता है इवोल्यूशन को होने में। इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। ऐसे नहीं कि अट करके हुपड़क से हो गया, कल ही जाके हम लोग बंदर से इंसान बन गए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। फिर फर्स्ट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कब आए, तो 2 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 1 बिलियन ईयर जब बीता उसके बाद ही आया। समझे मेरी बात। तो ये जो टाइम स्टैम्प से याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही ये सब चीज़ें आई, ये सब चीज़ें आने का ये क्यों वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है ना वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जो कि
सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब आगे देखो होता है क्या। तो आगे अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं तो देखो, अंदर का जो टेम्परेचर था ना, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा था, बट बाहर का जो तुम टेम्परेचर देख रहे थे ना वो बहुत कम था। जब ऐसा सीन होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन कॉज हो गया, फिर उसमें क्या हुआ, जो मोल्टन मास था वो रिलीज हुआ और बाद में कवर कर दिया उसने अर्थ के सरफेस को। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, तब जाके CH4, CO2, NH3 और H2O का वेपर फॉर्म हुआ। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बात चल रहा है भैया। तो क्या हुआ, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर के सरफेस का टेम्परेचर कम, टेम्परेचर डिफरेंस आना, वॉल्केनिक इरप्शन होना, उसके वजह से उसने पूरे अर्थ को कवर किया और ये सारे जो गैसेस हैं वो हुए अपने फॉर्म। ठीक है, अब ये सरफेस का टेम्परेचर लेस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर ये सब चीज़ें चल ही नहीं रही थी, इसके वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था। रुको मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ कि तुम लोगों को ना दिखाई दे। यस, अब देखो, अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कोई ओजोन लेयर नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि कवर किससे था भैया? मोल्टन मास से था। तो ये जो यूवी रेस थे ना वो डायरेक्टली अंदर आ सकते थे। अब तुम सोचो, अर्थ भी कितना ब्यूटीफुल तरीके से इवोल्यूशन कर रहा है। अगर आज ओजोन लेयर नहीं होता, तुम और मैं सरवाइव कर ही नहीं सकते थे। हम लोग सिर्फ सनस्क्रीन नहीं लगा पाते, सनस्क्रीन बन ही नहीं पाता, हम ही नहीं एग्जिस्ट कर पाते, क्योंकि यूवी रेज जो है वो हार्मफुल होता है अपने लिए, स्किन के लिए तो बड़ा हार्मफुल है। तब क्या करते हैं, तो धीरे धीरे ओजोन लेयर भी बना। मतलब तुम जितना देखोगे उतना नेचर हमारे लिए चीज़ें ईजी करता जा रहा था, बट हमने ये सोच लिया कि ये हमारे पप्पा की प्रॉपर्टी है, हमने उसको ख़राब करना शुरू कर दिया। इतना ख़राब किया कि भैया अब गैप्स आने लगे ओजोन लेयर में। मतलब तुम समझ लो क्या दिक्कत होगी अगर ये चीज़ बढ़ती गई तो, है ना। अब देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था ना वो रिड्यूसिंग टाइप का था। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग टाइप और एक होता है रिड्यूसिंग टाइप। तो ये रिड्यूसिंग टाइप का था। अब इसका मतलब क्या होता है मैम? तो लेटर ऑन दिस ऑक्सीजन वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। मतलब कि ओजोन लेयर बनना स्टार्ट हुआ। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से एक ओजोन लेयर बना, जिसकी वजह से अंदर के ऑर्गेनिजम्स, जो फ्यूचर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड रह पाए। ठीक है, बट टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई था, और टेम्परेचर हाई था उसके वजह से क्या होने वाला है? अगर टेम्परेचर हाई है तो भरपक्का बारिश होने वाला है। इतना तुम अपने दिमाग में बैठा के चलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया, फिर वाटर वेपर बना, उसके वजह से क्लाउड बना। क्लाउड बनने के बाद कंडेंसेशन हुआ, रेनफॉल हुआ। रेनफॉल 60,000 साल के लिए हुआ, फिर पिट्स जो थे वो भर गए, और आज जो तुम ओशंस देख रहे हो, वाटर रिजर्वॉयर्स देख रहे हो, ये है वो जो उस टाइम बारिश हुई थी ना उसके वजह से है। बट वो हॉट थे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट थे। वो जो पानी था ना वो बहुत हॉट था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट थे, बट उसके वजह से लाइफ आई। जो तुमने देखा ना 2 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आई है, और अ सेल्यूलर 3 बिलियन ईयर्स अगो आई है, वो ये सब चीज़ों के बाद आया है। अब तुम ना इस लाइफ लेसन को अपने रियल लाइफ में भी लेके चल सकते हो। जैसे हमें लगता है कि हमने कुछ अभी करना स्टार्ट किया तो वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होता भैया। जो तुम्हारे अर्थ को, तुम्हारे मदर अर्थ को इतना मेहनत लगा है, उसने वॉल्केनिक इरप्शंस देखे, उसने हॉट टेम्परेचर देखा, उसने 60,000 साल तक बारिश देखा, तब जाके उसके अंदर लाइफ आया। तो तुम सोचो, तुमने तो जस्ट अभी चालू किया है। कर लेना चाहिए आपको गिव अप? नहीं करना चाहिए, है ना। जो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जाता है ना, वही आगे सक्सीड होता है और वही कोई ना कोई रिजल्ट दिखा पाता है। ठीक है, तो इतना समझा आपको। टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर कम हुआ, उसके वजह से वाटर वेपर आया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, बहुत भक्का बारिश हुई, उसके बाद में पिट्स भर गए, ओशंस बन गया। लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत हाई था क्योंकि केमिकल्स प्रेजेंट थे। क्यों केमिकल्स प्रेजेंट थे? क्योंकि मोल्टन वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू उसने पूरे अर्थ को कवर किया था भैया। तो जैसा तुम ऊपर भेजोगे वही क्लाउड का फॉर्मेशन में नीचे आएगा। एसिड रेन का नाम सुने हो ना, वो उससे भी डेंजर टाइप का फॉर्मेशन था, बट उसके वजह से लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थियरीज है जिसके वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो हाईलाइट करते हुए चलेंगे हम। तो पहला था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये
मोस्टली अपने जो रिलीजियस कल्चर है ना उससे इन्फ्लुएंस्ड है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पेशल क्रिएशन, यानी कि उस टाइम पे माना गया था कि 6 दिन के अंदर अंदर सुपर नेचुरल तरीके से, यानी कि सुपर नेचुरल पावर, यानी कि गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया था। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि विद इन 6 days बाय द सुपर नेचुरल पावर कॉल्ड एज गॉड लाइफ इज क्रिएटेड। मतलब उनके वजह से लाइफ क्रिएट हुआ था, ये सबसे पहला थियरी था उस टाइम पे। ठीक है, बाद में एक और चीज़ उसके थ्रू पता चली कि जो अपना अर्थ है ना वो 4000 साल पुराना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बाद अपने को पता चला कि अर्थ जो है 4000 साल पुराना है। बिग बैंग थियरी में हमको ये पता चला कि अर्थ जो है कंटिन्यूस चेंजेस देखता आ रहा है। बट सुपरनैचुरल थियरी के थ्रू हमको क्या समझ आया कि नहीं यार, अर्थ में तो कोई डाइवर्सिटी आ ही नहीं रही है, वैसे के वैसे ही है। तो ये जो पॉइंट था ना, इसके वजह से साइंटिस्ट लोग के दिमाग में आया कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। अचानक से एक प्लैनेट आ गया, पॉपअप हो गया और वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सबको कुछ ना कुछ, एक बोलते हैं ना कि फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसे कैटरपिलर बाद में बटरफ्लाई बन रहा है, तो उसको वो पूरा स्टेज घूमना पड़ेगा, तब जाके उसको रिजल्ट मिलता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये थियरी जो है लोगों को डाउट में डालने लगा। बट अगर यही थियरी तुम अपने मम्मी पापा को जाके पूछोगे, वो इसको सबसे ज़्यादा सही थियरी बोलेंगे, क्योंकि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये चलता है। इनफैक्ट मैंने भी यही स्टोरी सुनी थी। ठीक है, मैंने तो और डेंजर तरीके से स्टोरी सुनी थी। मैंने सुना था कि एक कछुआ था और उसने ना एक छोटा सा लैंड फॉर्म लाके, जैसे दही के अंदर हम लोग नहीं डालते एक छोटा सा इनोक्यूलम, मतलब दही के अंदर हम लोग छोटा सा माइक्रोबियल इनोक्यूलम डालते तब अपना दही बन जाता है, दूध के अंदर डालते हैं ना, तो वैसे कुछ सिस्टम हुआ था और बन गया अर्थ। ये हमने सुना है सुपर नेचुरल तरीके से। आपने अपने जो रिलीजियस फेथ से उसके अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें सुनी होंगी। तो ये वही है, सुपर नेचुरल थियरी जो था ये थोड़ा सा इरेडिकेट किया लोगों ने कि नहीं यार, फैक्ट तो नहीं है इसके अंदर, वी वांट साइंटिफिक फैक्ट, तो ही हम मानेंगे। फिर उसके बाद में कैटास्ट्रोफिज्म, मतलब कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है? डिजास्टर, बहुत खतरनाक डिजास्टर आ जाना। तो इसमें क्या बोला गया था कि कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के वजह से एग्जिस्टिंग लाइफ जो है ना वो डिसअपियर हो गई। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ पे लाइफ, वो डिसअपियर हो गया और न्यू लाइफ आया। अब इसमें भी लोगों को डाउट आने लगा कि भैया ऐसा कैसा पॉसिबल है? अगर एग्जिस्टिंग लाइफ ही चली गई है तो न्यू लाइफ कहाँ से आ रहा है? उसके पास तो कोई बैकिंग ही नहीं है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल ही नहीं है, तो आ कहाँ से रहा है ये? तो फिर लोगों को डाउट हुआ। ये साइंटिस्ट कम्युनिटी ना बहुत जलकू कम्युनिटी है। हाँ, तुम उसको कुछ बता दो कि ऐसा ऐसा, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ चाहिए। वो ऐसे तुमको फ्री में नोबेल प्राइज़ नहीं लेने देगा। बहुत जलकू कम्युनिटी होती है ये। अब देखो उसके बाद ना, ये थोड़ा फनी है। इसमें क्या था? पेनिसमर्मिया और कॉस्मोजोइक, ये थियरी था। इसमें क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि कोई तो भलता ही प्लैनेट से स्पर्म, सीड या कोई तो असेल्युलर मटेरियल आया और उससे लाइफ फॉर्म आ गई। तो इसमें देखो तुमको दिख रहा होगा पेनिसपर्मिया, यानी कि दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे आ जाना। तो ये लोगों को लगा ऐसे कैसे, मतलब अगर दूसरे प्लैनेट से आ रहा है तो बीच में उसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? तो ये भी थोड़ा सा हमने इरेडिकेट कर दिया। इसमें याद कैसे रखना है कि लाइफ केम ऑन द अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट, ये वर्ड याद रखना है अपने को। अगर हमने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना सिर्फ वही देख लिया ना उस पर्टिकुलर टॉपिक का, अपना रिवीजन हो जाता है। ऐसी तो शॉर्ट नोट्स बनते भैया, है ना। अब आगे का थियरी देखो, थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस। जब मैं ये बोलूँगी ना इसके बाद तुम लोग एक रिएक्शन दोगे, मतलब कुछ भी देखना, तुम पक्का बोलोगे इसके बाद। अब देखो इसमें क्या हुआ था, उसने बोला था कि नॉन लिविंग जो मैटर होता है ना, डेड एंड डीकेइंग रॉटन मैटर, उसमें से लाइफ आता है। मतलब कुछ भी, वो क्या बोल रहा था कि कुछ फ्यूम्स के वजह से, कुछ ग्रेन्स के वजह से, अगर तुमने क्लोज रूम में फ्यूम्स और ग्रेन्स को रखा तो अपने आप माउस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनता है। मतलब कुछ भी जो मन में आया वो बोल दिया उसने। ठीक है, तो अब इसके बाद में आया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड थियरी है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट। नाम देखो क्या, बायोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइफ, जनरेशन फ्रॉम द लिविंग। तो इसने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बेसिकली कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रहा है। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। बेवकूफ़ नहीं है वो ऐसे ही नहीं बोल देगा, फेकमबाजी नहीं करता वो। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया,
पास्चर नाम का आदमी था, जिसको पता है लुइस पास्चर के बारे में, वो आदमी था, उसने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। स्वान नेक मतलब क्या था बेसिकली, तो ये एक स्पेशल टाइप का कोनिकल टाइप का फ्लास्क आता है जिसका नेक होता है स्वान जैसा। तो उन्होंने क्या किया, पहला 2 ऐसे लिए, एक को तोड़ दिया उसने, ठीक है, और एक का नेक जो है वो वैसे के वैसे ही रखा। अब दोनों को हीट किया सो दैट अंदर के बैक्टीरिया जो है वो मर जाए। उसके बाद में ना उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो जो स्वान नेक था उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ जो बाहर से आ रही है वो भी इधर पे स्टक हो जा रही थी, है ना, यहाँ पे आके अटक जा रही थी, यानी कि वो आगे जा ही नहीं पा रही थी। तो जब हमने कुछ 6-7 दिन के बाद ऑब्जर्व किया ना, तो स्वान नेक वाले में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं था। बट जब मैंने टूटे हुए स्वान नेक को देखा तो उसमें मुझे पता चला कि यार बैक्टीरियल ग्रोथ तो हो रही है, क्योंकि हवा के थ्रू कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म का जो मैटर है वो वहाँ पे आया और बैक्टीरियल ग्रोथ शो हुआ। और जैसे ही इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, लोगों के मुंह पे एक तमाचा पड़ गया और उन लोगों को समझ गया हाँ भैया, लाइफ जो है वो कोई सुपरनैचुरल तरीके से नहीं आता या नॉन लिविंग थिंग से नहीं आता, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एग्जिस्ट करता है। तुम लोग ही देखो, तुम लोग जो हो अपने मम्मी पापा से एग्जिस्ट कर रहे हो, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो एकदम सच बात हो गई। और जैसे ही इसने ये बात की ना, ये अबायोजेनेसिस के ऊपर लोग हंसने लगे कि भाई मतलब कुछ भी, ऐसा हो गया उनका सिस्टम, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम लोग देखेंगे कि थियरीज, मतलब और 1-2 जो थियरीज है उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। अब ये है थियरी ऑफ कीमोजेनेसिस। कीमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि केमिकल के थ्रू आगे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट किया। ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है। जब मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर बहुत हॉट था, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक मटेरियल आए, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल आए, फिर उससे लाइफ आया, तो मैं ये किसकी बात कर रही थी पता है, कीमोजेनेसिस की। मतलब कि पहले केमिकल आया, उसके बाद हम आए। तो ये थियरी, ये भी बहुत वैलिड थियरी में आता है। सो ओपेरिन और हेल्डन जो थे ना, उन्होंने प्रपोज किया था, पहले तो इसकी ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्रपोज किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ना वो आया प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। उसी की बात को उन लोगों ने बिल्कुल नकारा नहीं, लेकिन उसने क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। अब पीछे वाले बंदे ने क्या कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसने बोला नहीं, पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया था, बाद में ये सब आया। अब नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग पहले ये सब चीज़ें आई, उसके बाद लाइफ आया। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब पहले सेल्यूलर ऑर्गेनल्स आए, फिर सेल बना, और फिर आगे आगे जो भी क्लासिफिकेशन होना रहता है वो होते होते हम यहाँ तक पहुँचे, ये उसने कहा, ठीक है। बट ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ थियरी ऑफ इवोल्यूशन में मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी कौन सा है, तो कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, तो वो है कीमोजेनेसिस का थियरी, यानी कि हम सब केमिकल से आए हैं हम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से भैया, बट ऑर्गेनिक मैटर से। कौन सा होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो वो होता है प्रोटीन, आरएनए। तो उनका मैटर क्या था कि भैया ये पहले आया फिर हम आए, उसमें से डायरेक्टली नहीं आए हैं, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या बोला था कि कुछ तो कंडीशंस वहाँ पे प्रेजेंट थी, तभी अर्थ के ऊपर लाइफ आई, सन के ऊपर लाइफ नहीं आई, मार्स के ऊपर लाइफ नहीं, अर्थ के ऊपर, मतलब सन के ऊपर आ ही नहीं सकती, बट मार्स के ऊपर क्यों नहीं आई लाइफ, नेपट्यून के ऊपर क्यों नहीं आई, क्यों चल दिया वो, मतलब क्या हुआ ऐसा, अर्थ ने क्या स्पेशल किया था, क्यों उसको इतना फेवरिज्म मिला। तो देखो वहाँ पे ना कुछ कंडीशंस क्रिएट हुए, कुछ वेरिएशंस आए, जैसे कि हाई टेम्परेचर हुआ, मतलब कि रेन होने वाला है। फिर वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो मोल्टन मास जो था उसने अपने अर्थ को कवर किया, उसके वजह से हाई टेम्परेचर आया था और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तभी तो बारिश हुई। उसके बाद में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना, है ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब ओजोन लेयर क्रिएट होना भैया, और लाइटनिंग होना। जब लाइटनिंग होता है तो उसमें नाइट्रोजन आता है, और जब नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन उस फॉर्म में नाइट्रोजन आता है ना लाइटनिंग में, जो प्लांट्स कंज्यूम कर पाए। नहीं तो अपने एयर में मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का ही है, बट वो सारा नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते अपने प्लांट्स लोग, बट उनको तो चाहिए अच्छे ग्रोथ के लिए। तब लाइटनिंग जो आता है ना, उसके थ्रू जब पानी आता है तो उसके अंदर ऐसा नाइट्रोजन रहता है जो कि प्लांट्स जो है वो उस पर सर्वाइव कर पाए और अच्छा उनका ग्रोथ हो पाए, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या कहा था कि दे सेड लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, हेल्डन यूज द टर्म हॉट डाइल्यूटेड सूप। बेसिकली उसने क्या कहा था, अब देखो ये लोग कैसे रिलेट करते चलते हैं। उस टाइम पे जब बारिश का बात चल रहा था कि अर्थ का इवोल्यूशन देख लो, तो बोला बारिश हुआ, बट वो जो पानी था ना वो बहुत गर्म था क्योंकि केमिकल्स है उसके अंदर। तो इसने क्या कहा कि लाइफ
उसी हॉट सूप में से निकला है। तो वो गर्म था ना, इसकी वजह से उसने उसका नाम दिया हॉट सूप। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम हॉट सूप या डाइल्यूटेड, हॉट डाइल्यूटेड सूप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि उसके मुंह से निकला है। ये साइंटिस्ट लोग जो अपने मुंह से निकाल देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, याद रखना ये बात। तो वैसे के वैसे ही पेपर में लिखने का, अपना दिमाग नहीं चलाने का उस टाइम पे। अब देखो एग्जैक्टली कीमोजेनेसिस में हुआ क्या। ये फ्लो चार्ट देख लोगे ना, वो इतना ज़्यादा लिखा हुआ जो है ना, वो पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं रहेगा। पता नहीं यार मच्छर कहाँ से आ जाते एकदम अचानक से, एक दो मच्छर आएंगे दिमाग ख़राब करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये कुछ फ्री एटम्स थे, है ना, एकदम फ्रीली सस्पेंडेड एटम्स। उसके बाद में वो कन्वर्ट हुए और बने इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। बाद में जाके वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे अमीनो एसिड, बेसिक शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेसिस, फिर न्यूक्लियोटाइड बेस पर। भैया अब न्यूक्लियोटाइड बेस पर बन रहा है तो क्या बनेगा? आरएनए, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स शुगर, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ें। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जो खुद को रेप्लिकेट कर सके। जब मैं बोल रही हूँ रेप्लिकेट कर सके, इसका मतलब क्या होता है कि आरएनए और डीएनए का बात हो रहा है भैया। अब उस टाइम पे आरएनए जो था वो मेन हमारा जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि आरएनए लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होता है। अब मुझे क्विक एवोल्यूशन चाहिए था, क्विक चेंजेस चाहिए था, तो आरएनए मेरा जेनेटिक मटेरियल था और बाद में वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया भैया, कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहे। आज गधे सोए तो कल घोड़ा नहीं उठना हमको, इसके वजह से, ठीक है। अब ये जब सब चीज़ें हो गई तब फर्स्ट लाइफ हमारी एग्जिस्ट की और वहाँ से रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट। हम पढ़ेंगे वो हिस्ट्री को, डोंट वरी। चलो आगे देखते हैं। अब थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये एकदम मज़ेदार है। अब पहला है लैमार्किज्म, मतलब मज़ा आएगा हाँ तुमको, बेवकूफ़ी की हद देखना। ये भैया जी कहते हैं कि अगर एक ब्लैक स्मिथ है, वो अपने राइट हैंड से बहुत काम कर रहा है, आयरन स्मिथ, सॉरी भाई, अगर एक आयरन स्मिथ है वो अपने राइट हैंड से बहुत ज़्यादा हथौड़ा मार रहा है, तो उसका जो हाथ है ना राइट हैंड वाला, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और लेफ्ट हैंड स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि उसने उसको यूज़ किया। फिर बाद में वो बोलता है पहले जिराफ लोगों का हाइट बहुत छोटा था भाई, फिर वो लोगों को ऊपर का लीव्स खाने का था, पता नहीं क्यों, वो सब उसने नहीं बताया। तो उसने क्या बोला, ऊपर का लीव्स खाऊंगा, ऊपर का लीव्स खाऊंगा, ऊपर का लीव्स खाऊंगा, और ऐसे उसका गला बड़ा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग कि जो ऑर्गन को तुम लोग यूज़ करोगे वो ऑर्गन रहेगा, और जो ऑर्गन को तुम लोग यूज़ नहीं कर वो पेरिश हो जाएगा। ये उसका थियरी था भैया। यहाँ पे फोटो देख सकते हो तुम लोग कि पहले ओरिजिनल नेक्ड था, एंसेस्टर है, बाद में वो लीव्स खाने का ट्राई किया, स्ट्रेच करते करते गला ही बड़ा हो गया, अब तो टेंशन ही नहीं है। मतलब तुम देख लो, अगर ये थियरी सच होती तो तुम्हारा कौन सा ऑर्गन गायब होता, तुम वो सोच लो। दिमाग, राइट? नहीं रे, तुम लोग यूज़ करते हो, तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों हो रहा है ये? तो वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट जो है ना वो फोर्स करता है भैया ये सारे चेंजेस लाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके लिए कि चेंज इन द इन्वायरमेंट फोर्स द ऑर्गेनिज्म टू ईदर डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। उसने ये कहा, मतलब बाहर में कुछ चेंजेस, जैसे उसको बोर हो रहा था नीचे के लीव्स खाने को, तो बाहर चेंजेस आए भाई कि मेरे को ऊपर खाने का लीव्स, तो इसलिए उसने खुद में चेंजेस लाए, मॉडिफाई किया। या तो खुद को मॉडिफाई कर लेगा तो नया ऑर्गन ला देगा, ऐसा वो बात कर रहा था। अब तुम लोग देख लो, तुम मुझसे जो बेयर करना उससे करो, मुझसे नहीं, मैं नहीं बोल रही है। अब उसने क्या कहा, जितना ज़्यादा मैं उस ऑर्गन को यूज़ करूँगा ना भैया, वो ऑर्गन उतना डेवलप होगा, और जैसे ही मैं उसको कम यूज़ करूँगा वो ऑर्गन उतना कम यूज़ हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा कि ये जो कैरेक्टर है ना ये एक्वायर किया जाता है, बट ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होता है। मतलब अगर मैं इसको अभी के टाइम के अकॉर्डिंग बोलूँ तो अगर मैंने एब्स बना लिए और मेरा जो बच्चा होगा उसको अपने आप एब्स होगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने एब्स बनाया था भैया, उसने बहुत यूज़ किया था अपने कोर स्ट्रेंथ को, तो एब्स आ गए थे, तो उसके बच्चे को भी एब्स आएंगे। ये उसका लॉजिक था। अब तुम समझ लो, यहाँ से शुरुआत हुई थी थियरी ऑफ इवोल्यूशन की। अब लास्ट क्लास में आते आते ये थियरी डिफाइन होते जाएगी। अब देखो, अब नेक्स्ट है अपना डार्विनिज्म का थियरी। अब डार्विनिज्म का थियरी सुनने के पहले एक हम लोग स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। एक 22 साल का लड़का था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। उसने अचानक सोचा कि भैया ये दुनियादारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हमको नहीं चाहिए, हम लोग जाएंगे और स्टडी करेंगे जितने
ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके बारे में, क्योंकि मेरे को कुछ तो बड़ा बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो 22 साल के कच्ची उम्र में हमारे चार्ल्स डार्विन भैया जो है वो निकले, HMS बीएगल शिप पे निकले और गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे। अब 1832 में उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। हम सबको पता है वाटर जो हमारा ट्रैवल का सोर्स है, वाटर ट्रैवल सोर्स जो होता है हमारा, वो बड़ा स्लो होता है भैया, तो उसको 3 साल लगे पहुंचने को। फिर उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया और वहाँ पे उसने थियोरी प्रपोज किया जिसका नाम था थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उसने बुक भी लिख दिया उसके ऊपर, बुक भी। उसने ये सब चीज़ों में क्या ऑब्जर्व किया कि जो फिट होता है ना वो सरवाइव करता है भैया, और बाकी लोग जो होते हैं ना वो पेरिश हो जाते हैं अगर खुद में चेंजेस ना लाए, जो कि सही बात है। अब जैसे 12th स्टैंडर्ड का पेपर है और तुम 10वीं जैसा पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे, 50% पे रह जाओगे। फिर तुम बोलो हाय मैंने तो बड़ा पढ़ाई किया था, मेरे से हुआ क्यों नहीं? क्योंकि भैया तुम फिट नहीं थे उस कंपटीशन के लिए। समझ आई मेरी बात? अगर उस टाइम पे हम लोग कुछ अलग नहीं करते तो हम आज भी हु ही करके एक दूसरे के क्या बोलते हैं पेड़ों पे घूमते रहते हैं, क्योंकि वही हम आर्बोरियल एनिमल रहते हैं, हम लोग मंकी वंकी रहते तब, है ना, नीचे नहीं आए रहते हम। अब देखो डार्विनिज्म थियोरी या थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो चार्ल्स डार्विन अपने सी वॉयज यानी कि अपनी डार्लिंग HMS बीएगल पे चढ़े और गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे। हमको ये स्टोरी अब ऑलरेडी पता चल चुकी है। फिर ना उसने सबसे पहले पॉपुलेशन थियोरी दी। क्या बोला उसने कि पॉपुलेशन जो होता है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, बट इट डज नॉट एज द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा बट अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम होगा तो नहीं हो पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज ही कम है, मतलब प्रॉपरली प्लांट्स नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पे इतना बड़ा न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो वहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि वहाँ का एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है हम लोगों ने कि वो न्यूक्लियर रेडिएशंस पास ऑन करता है। तो ये बात सही हो गई कि भाई पॉपुलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बढ़ेगा ही नहीं जहाँ पे अपना नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाए। ठीक है, नाउ नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर एंड दे शोज वेरिएशन मोस्ट ऑफ विच आर इनहेरिटेबल। अब उसने क्या बोला कि 2 ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते। सही बात है, और उसने ये मेन चीज़ बताया कि दोनों में वेरिएशन होता है। इवन दो अगर एक ट्विंस है उनके अंदर भी वेरिएशंस होगा, और वो जो वेरिएशंस है ना वो इनहेरिटेबल होते हैं। समझ आई बात मेरी? अब आगे देखो, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है ना वो स्टेबल होता है अनलेस एंड अनटिल कोई सीजनल फ्लक्चुएशन आ जाए। जैसे कोई सीजन ऐसे बोलते हैं ना, अगर प्लांट्स का टाइम हो जाए या बैक्टीरिया का टाइम हो जाए तो ब्रीडिंग सीजन्स आ जाते हैं। या फिर तुम लोगों ने डॉग्स का देखा होगा, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, बैट का ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उस टाइम पे उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। या फिर कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आया तो पॉपुलेशन ड्रॉप हो जाएगा, है ना, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन होता है। ये पहली चीज़ उसने पॉपुलेशन के ऊपर देखा। फिर उसने बोला कि ये सारे चीज़ में जो बंदा खुद को सरवाइव करके रख लेता है ना वही आगे जाता है, खुद में जो चेंजेस ला देता है ना वही आगे सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो भैया तुम रहोगे ही नहीं, तुम उस गड्ढे में नीचे गिर जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इसलिए ये उसका फेवरेट लाइन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो तुम्हारे रियल लाइफ में भी आता है। जब तक तुम फिट नहीं रहोगे कंपटीशन के लिए तुम सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। अब देखो उसने ना, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ नेचुरल सिलेक्शन के। पहला है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ क्या? अब मैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात कर रही हूँ। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ नहीं आई थी तो उस टाइम पे ना पॉल्यूशन नहीं था, लाइकेंस ग्रो करते थे। लाइकेंस क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे नेचुरल इंडिकेटर कि यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं थी ना, तो ये इमेज में ऑब्जर्व करो, जब पॉल्यूशन नहीं था तो उस टाइम पे जो वाइट मॉथ था वो आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा था, क्योंकि ऊपर से प्रीडेटर्स उसको देख नहीं पा रहे थे। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वाइट विंग्ड मॉथ कुड इजीली कैमोफ्लाज, छुप पा रहे थे क्योंकि लाइकन्स के वजह से एक ऐसा कैमोफ्लाजिंग अपीयरेंस क्रिएट होता था कि ऊपर के जो प्रीडेटर्स हैं वो उनको नहीं फाइंड आउट कर पाते थे। ठीक है, बट जैसे ही हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया पोल्यूशन इंक्रीज हुआ। पोल्यूशन जैसे इंक्रीज हुआ मतलब लाइकेंस वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे वहाँ पे, तो उस वजह से ना प्रॉब्लम क्या हुआ कि वाइट मॉथ जो है ना वो दूर से दिख के आ रहा था। अब वो दूर से दिख के आ रहा था मतलब कि प्रीडेटर्स के लिए बहुत ईजी है उसको कैच होल्ड करना, बट उसी जगह पे जो ब्लैक मॉथ था वो खुद को चेंज कर पाया।
खुद को चेंज कर पाए इसलिए आज वो सरवाइव कर रहा है, और वाइट मॉथ जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया कि इन्वायरमेंट ठीक है ना, होने दे पोल्यूशन, लेकिन मैं खुद में चेंजेस ऐसा लाऊंगा भैया कि मैं वहाँ पे सरवाइव कर पाऊँ। तो उसने अपना कैमोफ्लेजिंग टेक्निक चेंज कर दिया। अगर तुम ऑक्टोपस के बारे में देखोगे ना, तो ऑक्टोपस 1 घंटे में 172 टाइम्स अपने आप का कलर चेंज कर सकता है। आने दे शार्क, शार्क देख समझ ही नहीं पाएगा कि वो है, कोरल के शेप में बन जाएगा, कभी कुछ और शेप में बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं वो। इतना डेंजर होता है ऑक्टोपस, इसलिए तो वो इतना सरवाइव करता है। बहुत दिमाग होता है उसको, एक्चुअली बहुत सारे दिमाग होते हैं उसके पास, ठीक है। अब देखो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट किया उसने, ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अब मैंने ये कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। अब ये ग्रीन वाला ऑब्वियसली एक डिफरेंट कल्चर है, और ये जो आपको ऑरेंज या येलो दिख रहा हो आपके स्क्रीन पे, वो एक अलग मीडियम है, डिफरेंट कलर से डाला मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनमें ना कुछ वेरिएशंस क्रिएट किए। अब क्या वेरिएशन हो सकता है, टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, पीएच चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो गया होगा। तो ये जब वेरिएशंस हुआ ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन वाला, जो मेरा फर्स्ट ए फिगर है ना, वो गायब हो गया, वो माइक्रोब्स जो है वो इरेडिकेट हो गए, और सिर्फ मुझे बी दिख के आ रहा है। इसका मतलब इसने इन्वायरमेंट के थ्रू, वेरिएशंस के थ्रू अपने आप को ऐसा चेंज किया कि वहाँ पे वो फिट हो पाए, सर्वाइव कर पाए, है ना। सो दीज सर्वाइव मे बी ड्यू टू वेरिएशन नोन एज अडेप्टेशन इन द न्यू इन्वायरमेंट। इसलिए तो कहते हैं भैया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी वॉज बेटर दैन ए, दैट इज वाई इट सर्वाइव्ड, और ए जो है वो गायब हो गया। तो भले डायनासोर जितना तुम बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर तुम सरवाइव करना है तुमको, तो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करो, नहीं तो वैसे के वैसे ही रह जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज के बारे में। पहले के टाइम पे ना पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होते थे रे, ना पेस्टिसाइड से ना हर्बिसाइड से, कुछ नहीं था। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, नहीं तो तुम लोगों को दिखाई ही नहीं देगा। दिख रहा है, यस, ठीक है। तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो का मतलब क्या होता है कि पहले के टाइम पे देखो पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं था, तो वो मॉस्किटोज के सामने अगर तुम वो चक्री आता था ना, वो भी जला देते थे भैया, मच्छर मर जाते थे। अब तुम पेस्टिसाइड डालो, तुम चक्री जलाओ, तुम मॉर्टिन जलाओ, अरे तुम काव डंग जला लो भैया, कुछ नहीं होगा उनको, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनने खुद को अडेप्ट कर लिया है। जैसे जो बंदे दिल्ली में रह रहे हैं उनको वो ठंडी चल जाएगी, लेकिन अब महाराष्ट्र में रहने वाले बंदों को नॉर्थ की ठंडी नहीं जमेगी भैया, क्योंकि उनने खुद को अडेप्ट कर लिया है। बट अगर हम वहाँ पे जा रहे, रीलोकेट हो रहे, और हमने खुद को सरवाइव करवा लिया वहाँ पे, तो बल्ले बल्ले, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो मॉस्किटोज थे उनके ऊपर इतना एक्सेस यूज़ हुआ हर्बिसाइड वगैरह का कि अब तुम हिट मारो, मोर्टीन मारो, कावडंग जला लो, अरे होलिका दहन कर लो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो सरवाइव कर लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए बेहोश बेहोश होंगे, फिर सरवाइव कर लेंगे, उठ के तुमको ही काटेंगे और बताएंगे देख बेवकूफ़, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन भाई साहब की जय, ऐसे बोल के जाएंगे तुमको, ठीक है। अब म्यूटेशन थियोरी देखो। अब म्यूटेशन थियोरी किसने बताई थी, तो ह्यूगो डी व्राइस ने बताई थी। इंपॉर्टेंट नाम, इंपॉर्टेंट शख्स का नाम है, उन्होंने इस थियोरी को प्रपोज किया था। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंजेस आना। तो उनके अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है ना, उसके वजह से इवोल्यूशन आ रहा है, सडन चेंजेस के वजह से इवोल्यूशन आ रहा है। उसने इस चीज़ को सल्टेशन का नाम दिया, ठीक है। मतलब अगर एक बड़े पॉपुलेशन में म्यूटेशन आ रहा है तब इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसा वो कहता है। जैसे कि तुम मान लो बंदर प्रजाति लोग थे, बंदर भाई बहन थे, खीखी कुकू कर रहे थे, इधर से उधर मार रहे थे अपने गुलाटियाँ, उनमें म्यूटेशन हो गया, यूरेका मूवमेंट हो गया और इंसान बन गए। ये उसका थियोरी था, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या था, देखो म्यूटेशन का सीन क्या होता है ना, डायरेक्शन लेस होता है। वो ऐसे नहीं चलता कि पहले मैं ये करूँगा फिर मैं ये, नहीं, डायरेक्शन लेस कैसे भी म्यूटेशन हो जाता है। तो ये एक इसका फ्लॉ था, ये एक इसका ड्रॉबैक था, ठीक है, म्यूटेशन थियोरी का। अब आगे देखो भैया, अब मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी के बारे में बात कर लो। मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी क्या होता है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीसीएशन के ना। व्हाट इज स्पीसीएशन, तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन। तो कौन से फैक्टर्स है, तो म्यूटेशन हो जाना, ठीक है, जीन का माइग्रेशन हो जाना। जीन का माइग्रेशन हो जाने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पेरेंट्स जो थे ना, अगर वो बिहार से इधर आए,
एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स हैं वो बिहार से महाराष्ट्र में आ गए और उन्होंने यहाँ पे मैं हुई, समझ लो, और यहाँ पे मेरा बर्थ हुआ, तो जो मेरा जीन पूल वहाँ बनना था वो यहाँ बना, मतलब मेरा जीन जो है वो माइग्रेट किया। तो ये भी एक रीज़न होता है अपने इवोल्यूशन का, और मैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करूँगी। अब एक्सेंट का चेंजेस आना वगैरह ये सब चीज़ों का चेंजेस होता है। अब जैसे तुम केवी वगैरह टीचर्स को देखोगे तो वहाँ पे हायरिंग प्रोसेस में पता है कैसे रहता है, अगर तुमको एक्सेंट है वो तुमको चूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि दे डोंट वांट कि तुम्हारे ऊपर कोई भी लैंग्वेज का एक्सेंट हो, क्योंकि सामने वाले बच्चे को वो एक्सेंट ना आए। प्रॉपर वे जो होता है ना स्पीकिंग का, वो ऐसा ही होता है कि तुम्हारे एक्सेंट से पता ना चले कि तुम कौन से पर्टिकुलर तुम्हारा फर्स्ट लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज नहीं समझ आए, नहीं तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन लेके आता है ना। अब देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाने की वजह से अचानक से कोई एक बड़ा सा स्टिक आ गया तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है भैया इसमें, कि भाई नेचर ने देखा चेंजेस लाए, तुम सर्वाइव कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नेचर तुमको इरेडिकेट कर देगा रातों रात। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके नेचुरल सिलेक्शन के थियोरीज़ के। अब आगे बढ़ते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे। मैं तुम लोगों को ये सब बोले जा रही हूँ कि डार्विन गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो तुम मेरी सारी बात मान जाओगे? इतने तो आज्ञाकारी और आदरणीय टाइप के तुम हो नहीं, तो तुम्हें चाहिए प्रूफ, क्योंकि तुमने लिया है साइंस और 11 सर्वाइव कर लिया, मतलब तुम्हें दम तो है, तभी तुम 12 तक पहुँच पाए, नहीं तो वहीं केटी लगा के बैठ चुके होते हैं। बट पहुँचे हो यहाँ पे, मतलब तुमको प्रूफ चाहिए, साइंटिफिक टाइप के लोग हो तुम लोग, तो ये रहे तुम्हारे प्रूफ। तो प्रूफ में पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के थ्रू मुझे ना कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही भैया, और वो सिमिलैरिटीज की वजह से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों के ना कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। जैसे तुम कुत्ता और बिल्ली देख लो, कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है उसमें, उसका ईयर, उसका नॉस्ट्रल्स, उसका आई प्लेसमेंट, फिर 4 पैर पे चल रहा है, ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो मैं आउटर अपीयरेंस है उसके फिजिकल अपीयरेंस से कॉमन फाइंड कर सकती हूँ। तो जब मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देख के कॉमन फाइंड करके बोलती हूँ ना, तो वो होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, कि मैंने सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू इसको जज किया और बोल दिया कि भैया तुम दोनों का एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। फिर उससे थोड़ा और अच्छा वाला आया एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना। तो मतलब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाली हूँ, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे इंसान, घोड़ा, बैट, बर्ड, वेल, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, अंदर से तुमको ऐसे लगेंगे कि हाथ का ही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देख लो वेल आ गया, एक्वेटिक। हमको क्या बोला गया था कि पानी से जो है जीवन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले एक्वेटिक देख लो। अब ये जो वेल है, ये जो फ्लिपर ऑफ वेल है, ये स्विम करने के लिए हेल्प कर रहा है, इनका फंक्शन अलग हो गया। बर्ड जो है वो फ्लाई करने के लिए हेल्प करता है, हाथ जैसा ही दिख रहा है। फिर उसके बाद में बैट, जो पेटेजियम है बैट का, वो भी ऐसा लग रहा है हाथ है, लेकिन वो भी फ्लाई करने के लिए हेल्प कर रहा है। फिर हॉर्स, हॉर्स का देखो कैसा दिख रहा है, वो चलने के लिए उसको यूज़ कर रहा है ना। फिर तुम मैन को देखो, हम लोग फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर पाए हैं, हम लोग लिख पाते हैं, हम लोग कढ़ाई बुनाई कर पाते हैं। चिंपांजी तो नहीं कर पाएगा, भले उसके पास प्रॉपर फिंगर वगैरह है। तो इवन दो सबके फंक्शंस अलग अलग है, बट जब मैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखूंगी ना, तो सब सिमिलर दिखते हैं। तो इससे मैं क्या बता सकती हूँ, तुम यहाँ से देखते जाओ तो ऐसा फील होगा कि यार पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आया, फिर एरियल ऑर्गेनिज्म आया, फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और फिर बाद में अपने जैसा आदमी लोग बने। तो ये एक थोड़ा सा बोलते हैं ना वैलिड टाइप का एविडेंस हुआ। आगे देखो, आगे है हमारा पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि मैं फॉसिल्स को देख के पता कर रही हूँ कि कौन कब आया था। जैसे तुम इस डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करके, तुम्हारे बुक में भी ये डायग्राम रहेगा, तो सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर, तो तुम इससे क्या फिगर आउट कर सकते हो, क्या कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो? जो जितना नीचे गया, फॉर एग्जांपल एकदम पुराना टाइम आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे रेप्टिलियंस वगैरह अगर आए हैं, इमेजिन करो, तो वहाँ पे वो है, उनका डेड बॉडी जो है वो बरी हो चुका है, अब उसके ऊपर डिपोजिशन हुए जा रहा है, सॉइल का डिपोजिशन हुए जा रहा है। उसके बाद नया एरा स्टार्ट हुआ, फिर नए ऑर्गेनिज्म आए, मर गए वो लोग वहाँ पे, उनके फॉसिल्स वहीं पे एम्बेड हो गए, फिर डिपोजिशन हुआ। ऐसे डिपोजिशन करते करते सबसे ऊपर अभी वाला जो एरा है, मतलब एव्स और मैमल्स वाला एरा आ गया। तो इसके थ्रू तुम क्या समझ सकते हो कि रेप्टिलिया, एम्फीबियन और पाइसेस सबसे पहले आए थे, ठीक है। रेप्टिलिया, एम्फीबियन और पाइसेस सबसे पहले आए थे, ये हमको समझ आ रहा है। मतलब लाइफ एग्जिस्टेड फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये हमको बरी होते हुए सबसे नीचे दिखे थे, और ये पैलियोजोइक एरा के थे।
उसके बाद मीजोजोइक एरा आया, रेप्टाइल्स वाला, स्नेक आ गया, अपना डायनासोर आ गया, इनके फॉसिल्स मिले हमें। और लास्ट में सबसे ऊपर में फ्रेश फॉसिल्स किसके मिले, तो बर्ड्स के और मैमल्स के मिले। तो इसके थ्रू हम फिगर आउट कर सकते हैं कि यार ये एरा ही अलग था, मतलब सबसे पहले ये आए फिर ये आते गए। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे ज़्यादा वैलिड एविडेंस आता है कि मुझे फॉसिल्स मिला, मैंने पता कर लिया। पैलियोंटोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ डेड एंड डिकेइंग फॉसिल्स। फॉसिल्स होता क्या है, जो हमारी हड्डियाँ होती है और वो डीप बरीड है, उसको ही हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका ना हम लोग डेट भी पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के थ्रू। कार्बन डेटिंग क्या होता है, अब हमारे बॉडी में ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, और ये एलिमेंट जो है ना वो कार्बन है। तो C14:C12 का रेशियो निकाला जाता है और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कितने टाइम पहले ये मरा था। तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि डायनासोर इस पर्टिकुलर BC में था, कैसे समझता है वो हमको, तो वो कार्बन डेटिंग के थ्रू समझता है। मतलब हमारे पास कार्बन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन है, मैं कंटिन्यूसली उस पर नेटफ्लिक्स का सीरीज़ देख रही हूँ और मेरे पास चार्जर नहीं है, तो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन है, वो कुछ तो एक एनर्जी एमिट कर रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी में एक कार्बन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, बट जो रेडियो एक्टिव कार्बन है ना, उसका रेशियो जब तक हम जिंदा है सिर्फ तब तक कांस्टेंट रहेगा, बाद में धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होता जाएगा। तो वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो डिफरेंस जो होता है ना रेशियो का, उसके थ्रू हमको ईयर पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी बता दिए हैं कि कार्बन डेटिंग का स्टेप कैसा है, मतलब C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस, C14 हमारा रेडियो एक्टिव वाला है। तो पहले ना बोन को एक्सकावेट करते हैं, मतलब निकालते हैं, फॉसिल्स को निकाला, उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है, फिर छोटा सा सैंपल निकालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं स्मॉलर पीसेस में, और बाद में वीक एसिड ऐड किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसको फ्रीज किया जाता है और ड्राई कर दिया जाता है। उसके बाद में कुछ केमिकल रिएक्शंस उसके साथ किए जाते हैं, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो किया जाता है, उसके वजह से बेंजीन फॉर्म होता है। अब बेंजीन फॉर्म हो गया, फिर उसके अंदर में ना हम लोग बेंजीन सैंपल डालते हैं, बाद में आप उसको क्या करोगे और डीके करवाओगे और पर मिनट पे उसका जो ऑब्जर्वेशन है ना वो कंटिन्यूसली लिखोगे, बाद में एनालिसिस करते हैं उसको कंप्यूटर के थ्रू, और फिर हमको सैंपल का डेट जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। अब ये एनालिसिस क्या कर रहा है कि रेडियो एक्टिविटी कितने लेवल से कम हुई है, तो वो जिंदा टाइप के ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग C12 के रेशियो के अकॉर्डिंग कंपेयर करके हम लोग पता कर सकते हैं। आपने 10 तक ये देखा होगा कि C12:C14 का रेशियो है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए स्टेप्स भी देख लो, है ना। तो ये था आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब अपार्ट फ्रॉम एवरी ईगो, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तुम अगर ऑब्जर्व करो, तुमने ये दो स्टेजेस को मत देखो, सिर्फ ये स्टेज को देखो, बताओ भाई इसमें कौन सा पिग है, कौन सा टॉर्टोइज है, कौन सा फिश है, कौन सा ह्यूमन है, बता सकते हो? अगर मैं ये सब छुपा दूँ नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में होते हैं ना, हम सब सेम दिखते हैं, सबके सब सेम दिखते हैं। तो इससे मैं ये नहीं कह सकती कि जब हम लोग सिंगल सेल्यूलर थे, हम सब सेम सेल से एग्जिस्ट होके आए हैं। हम लोग रहते हैं ना एम्ब्रियो स्टेज में सिंगल सेल में, तो अगर तुम फर्स्ट स्टेज देखो तो तुम उसमें समझ सकते हो कि भैया सब सेम ही दिख रहा है, बट जब उसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, यानी कि सेल का टिश्यू, टिश्यू का ऑर्गन, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम हुआ, तब जाके उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होने लगा। जैसे दिख के आ रहा है अब ये फिश है, ठीक है, दिख के आ रहा है अब ये टॉर्टोइज है, तो ये सब डिफरेंस बाद में क्रिएट होता है जब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है। बट इसके थ्रू मैं क्या बता सकती हूँ पता है, कि जब हम फर्स्ट स्टेज में थे ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम सब सेम थे, यानी कि जब हम सिंगल सेल थे तो हम एक ही सेल से इवॉल्व होते हुए आए। तो ये ना वो जो आप लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ एग्जिस्टेड फ्रॉम द सिंगल सेल, और वही सेल से आगे लाइफ इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देख के वो भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये है आपका बायोकेमिकल एविडेंस। अब बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है, अगर तुम ये ईस्ट हो गया, मॉथ हो गया, फिश, टर्टल, डक, पिग, मंकी, ह्यूमन, ये सब में देखोगे ना, तो इनमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन सेम है। यानी कि जैसे अब फॉर एग्जांपल इन सब में अगर मैं एक ही चीज़ उठाऊँ, प्रोटीन, तो वो सेम है, या मैं देख लूँ यार सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, तो वो सिमिलर दिख जाता है। फिर उसके बाद में मैं देख लूँ कि भाई अमीनो एसिड सेम है इसके अंदर, जिसके वजह से प्रोटीन बनने वाला है, तो इससे मेरे दिमाग में क्या आता है कि इनके बीच में ना, इनको जो अंदर का केमिकल फंडा है ना, वो उनमें सिमिलैरिटी है। तो
जो सिमिलैरिटी तुमको ईस्ट में दिख रहा है वही सिमिलैरिटी तुमको ह्यूमन में दिख रहा है, मतलब एक कनेक्टिंग लिंक बैठ रहा है, हमको एक कनेक्शन फील हो रहा है। और ये कनेक्शन ऐसे थोड़ी फील होता है, कुछ उन दोनों के बीच में लिंक है तभी कनेक्शन बन रहा है, नहीं तो होगा ही नहीं। अब तुमने फ़ोन लगाया किसी को, तुम नंबर डायल करोगे तब फ़ोन लगेगा ना वहाँ पे। वैसे ही अगर जब तक कुछ कनेक्शन नहीं रहेगा हम लिंक नहीं फाइंड कर सकते। तो बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू भी प्रूव होता है कि भाई हम सब सेम एंसेस्टर से निकल के आए हैं, बस हमने अपने अपने तरीके से अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाए। ठीक है, अब आगे देखो बायोकेमिकल एविडेंस का और ध्यान से देखते हैं अपन। तो बायोकेमिकल एविडेंस में क्या हुआ था, इसको ऊपर करती हूँ, ये HW इक्विलिब्रियम का बात है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो इसमें क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं ना वो लार्ज पॉपुलेशन पे होता है, बहुत बड़े पॉपुलेशन में ये चेंज होगा, बट उनका जो अलीलिक रेशियो है ना वो चेंज नहीं होता। तो उसने एक फॉर्मूला दिया p² + 2pq + q² = 1। नहीं, हम लोग अलजेब्रा नहीं कर रहे, ये उसका फॉर्मूला था। क्या था इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, डोमिनेंट जीनोटाइप। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सेम वाले, यानी कि कैपिटल T अगर मैं डोमिनेंट का बात करूँ, और जीनोटाइप मतलब उसके जीन्स वाला, टॉल वाला नहीं। मतलब मेरे को पता चलना चाहिए कि डोमिनेंट है, कैपिटल T। अगर रेसेसिव होता है तो मैं क्या लिखती हूँ, स्मॉल t। अगर मैं सिर्फ पी प्लांट का एग्जाम्पल लूँ, अब यहाँ पे 2pq, यानी कि मैं हेट्रोजाइगस ले रही हूँ, यहाँ पे p² था, t², वैसे यहाँ पे p और q है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल T स्मॉल t भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो गया। आगे q², तो q² अब यहाँ पे q था तो उसकी वजह से वो हेट्रोजाइगस बना, तो मैं इमेजिन कर लूँगी कि ये जो q² है ना वो हेट्रोजाइगस के बाद चालू है, यानी कि जो रेसेसिव का बात है, यानी कि स्मॉल t, और इन सबको मिला के एक बन रहा है। ये उसका रेशियो था, ये HW इक्विलिब्रियम था, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, वो इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा कोई कम नहीं हो जाएगा, प्रॉपर इक्विलिब्रियम पे चलता है। जब हम मेंडल के पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी हम देख रहे थे, तो अगर भले डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट हो, बट एक चांस होता है कि रेसेसिव का जो ट्रेट है वो दिख गया है ना। तो वही इसने और अच्छे तरीके से प्रूव किया। अब ये होता क्यों है, तो कभी कभी जीन माइग्रेशन हो जाए, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, इस सब के वजह से ये इक्विलिब्रियम को हमको प्रॉपर लाने का, या फिर ये जो बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं ना, बायोकेमिकल चेंजेस, वो इन सब चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इतना ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, वो भूलना नहीं है। अब ये आपका प्लांट इवोल्यूशन हो गया कि प्लांट ने एग्जैक्टली खुद को इवॉल्व कैसे किया। तो ये देखो कॉमन एंसेस्टर का बात करते हैं, तो ये देखो लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस, क्लब मॉसेस, फिर हॉर्स टेल्स, विस्क फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब पहले ब्रायोफाइट्स आए, फिर लाइकोफाइट्स है जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं है, फिर फर्न्स आए, फिर सीड प्लांट्स आए, फिर उसके बाद में तुम देखोगे ब्रायोफाइट जो थे वो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स थे, जाइलम फ्लोएम नहीं था उसमें। बाद में उन्होंने खुद को इवॉल्व किया, वैस्कुलर प्लांट्स बने, और बाद में ये सारे लैंड प्लांट्स थे। तो इस तरीके से एक हायरार्की चलते आ रही है, और इस तरीके से हमारा प्लांट में इवोल्यूशन आया। समझे मेरी बात? अभी ज़्यादा अपना चैप्टर बाकी नहीं है, टेंशन मत लो। और ये आप लोगों का ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व किया। तो तुम अगर देखोगे ना तो ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस से प्रेजेंट डे ह्यूमन के बीच का एक पूरा मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट दिया है। तो ये देखो, जब ऑस्ट्रेलोपेथिकस था तो उसका हाइट कितना कम था, 1.10 मीटर उसका हाइट था, वेट से 40 kg था, और वो सीधा चलता था। ठीक है, उसके बाद, और ये कब था, तो ये ओ माय गॉड कितने साल पहले, ये उतने साल पहले की बात है। ठीक है, तुम समझ लो अभी। अब होमो हैबिलिस जो था उसका हाइट बढ़ गया, 1.59 मीटर हुआ। ठीक है, उसका वेट 50 किलो था, और उसने पहला टूल यूज़ किया था, टूल्स यूज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया था। स्टोन को कार्व कर करके वो लोग टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वो लोग बात कर पाते थे। उसके बाद में होमो इरेक्टस आया। इरेक्टस मतलब इरेक्ट होके जो चल रहा है उसकी बातें चल रही है। उसका हाइट उससे भी बड़ा, 1.60 मीटर, वेट उसका 60 kg के आसपास था। अब उसने फायर डिस्कवर कर लिया था, इसने टूल बनाया, इसने फायर डिस्कवर कर लिया। देख रहे हो तुम लोग, इनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, इनका कॉम्प्रीहेंड करने का तरीका, इनका लैंग्वेज, इनका एक्सप्रेस करने का तरीका बढ़ता जा रहा है, और ये लोग ग्रुप में हंट करने लगे। ग्रुप में हंट करने का फ़ायदा क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म के वो हंट कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, मतलब बड़े स्मार्ट थे ये लोग। उसके बाद में नियंदरथल आए, वो लोग क्या, उनका हाइट उनसे भी बड़ा, वेट 80 kg, और ये लोग ना
फर्स्ट बरियल ये सब इन लोगों ने करना स्टार्ट किया, मतलब वो जो पूरा प्रॉपर रिचुअल्स होता है वो सब। अब इनके टूल्स और स्पेशलाइज टूल्स थे। फिर उसके बाद में होमो सेपियंस है, जो कि अभी प्रेजेंट डे ह्यूमन है। उनका हाइट इज 1.70 मीटर, वेट 70 केजी के आसपास। और एग्जाम्पल मतलब उनको आर्ट वगैरह, केव में जो तुम केव पेंटिंग वगैरह देखते हो वो सब उन्होंने किया। फिर टूल्स बनाना शुरू किया बोन से, हॉर्न से। फिर अगर तुम कभी अजंता अलोरा ये सब जाओगे ना, तो वहाँ पे उन लोग लिटरली बनाते थे, स्टोन कार्विंग करके अंदर पेंटिंग्स बनाते थे। वो लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे वो वहाँ पे स्टोन के थ्रू, पेंटिंग और कार्विंग करके। तो ये सब चीज़ों का आइडिया उनको आ चुका था। और ये अगर तुम मैप देखोगे ना, तो ये कौन से टाइम पे वो लोग मूव करते जा रहे हैं ना थ्रू आउट द ग्लोब, ये उसका मैप है। ठीक है, अब अपन लोग सिर्फ एक ह्यूमन एवोल्यूशन में मतलब ओवरऑल एवोल्यूशन देख लेते, फिर स्कल का एक डिफरेंस देखेंगे और अपना चैप्टर खत्म। अब ये तुम्हारा ह्यूमन एवोल्यूशन है, तुम ना देख सकते हो बंदर से कैसे कैसे इंसान बनता गया 15 स्टेजेस में। पहला देख लो पिलोपिथिकस, फिर प्रोकंसल, ड्रायोपिथिकस, ओरियोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर उसके बाद में पैरेंथ्रोपिथिकस, एडवांस्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, अर्ली होमो सेपियंस, सोलोमैन, फिर रोडोशियन मैन, फिर नियंदरथल, क्रो मैग्नन और मॉडर्न होमो सेपियंस। मतलब ये 15 स्टेजेस में उनका डेवलपमेंट हुआ, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे। तो काफ़ी ज़्यादा स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था। ईयर का डिफरेंस देखो यार, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये चीज़ें हो रही है ना। बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है, तब जाके ये चेंजेस आते हैं। हमको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तब हम अडेप्ट करते हैं, और इसीलिए हम आज तक सर्वाइव होते आए हैं। हमें वो कैपेसिटी थी सर्वाइव करने की। अब ना तुम ये स्कल का डिफरेंस देखो, ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग का स्कल है, ये बेबी चिंपांजी का है, और ये एडल्ट चिंपांजी का है। क्या डिफरेंस है यार, सिर्फ जॉ देखो, जॉ आगे और जॉ पीछे का बात है। उन लोग का जॉ क्यों आगे होता था, क्योंकि उनको बड़ा जॉ चाहिए सो दैट वो फ्लैश को टेयर करके खा सके। लेकिन अब हम फ्लैश को टेयर करके नहीं खाते, इसलिए विजडम टीथ जो हो गया आप लोगों का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, है ना। तो बट तुम अगर देखोगे तो ओवरऑल सिमिलर ही दिखते हैं ये लोग, है ना। तो यही सिमिलैरिटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये लोग कॉमन एंसेस्टर्स हैं हमारे। आई होप तुम्हारे कई सारे क्वेश्चंस का आज तुम लोगों को जवाब मिल चुका है कि क्या सच में हम लोग उनसे डेवलप हुए हैं, क्या सही में वो हमारे एंसेस्टर है, क्या सही में हम लोग अगर खुद में चेंजेस लाएंगे तो हम और आगे इवॉल्व कर पाएंगे। तुमको ये भी आंसर मिल गया होगा कि अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो, क्या स्टिल हमारे में इवोल्यूशन हो रहा है, क्या आगे भी हम में कुछ चेंजेस आएंगे। तो यस डेफिनेटली आएंगे। तुम लोग देखते जाओगे तो नए नए चेंजेस आते जाएंगे तुम्हारे अंदर। जैसे अब अपना हेयर का जो डेंसिटी है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास क्लोथ है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है, तो हम बॉडी हेयर का क्या करेंगे। तो वो भी जा सकता है, तुम्हारे आईलिड्स जा सकते हैं, फिर तुम्हारा आईलिड्स बोल रही हूँ, तुम्हारे जो आईलैशेस है वो जा सकते हैं, आईब्रोज जा सकते हैं, फेशियल हेयर जाएंगे, क्योंकि उसका यूज़ नहीं है। हमको धीरे धीरे करके जो चीज़ें हमको यूज़ नहीं है ना वो जाती जाएंगी, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों बनाएं, है ना। तो आई होप आज हमें ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ चुका है। जिसको कुछ भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछेगा, और जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता है कि डाउट मैम उसी के उसी दिन सॉल्व करती है। तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। जैसे तुम इस पॉइंट तक पहुँचोगे ना वीडियो के, आई एम डैम श्योर ये 4 मार्क्स तुम अपने घर लेके जाओगे बिना कोई कटौती के। ये नोट्स जैसी वीडियो अपलोड होगा तुम उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लेक्चर नोट्स करके डाउनलोड कर लेना इसको, और मस्त आराम से पढ़ाई करना, नोट्स बना लो, हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, ठीक है। सो विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करना, लाइक करना बाय द वे वीडियो को, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, लेट्स कैच अप लेटर।